हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक को लाया हूं और डिस्कस करूंगा उस पर, जो कि हमारे भारतीय विदेश नीति के ऊपर है कि किन सिद्धांतों के ऊपर और किस उद्देश्य के लिए हमारा विदेश नीति जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो इस विषय पे आज हम लोग देखेंगे, इस विषय पे चर्चा करेंगे। जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना वीडियोस को, कमेंट ज़रूर करना कि तुम किस कॉलेज से किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हो, और शेयर ज़रूर करना ताकि और भी स्टूडेंट को इससे कुछ बेनिफिट हो सके। जो स्टूडेंट लिखते जा रहे हैं वो लिखते जाएंगे, और जो सिर्फ पॉइंट्स लिखते हैं वो पॉइंट्स लिखिए। मैं पढ़ते जाता हूँ ताकि क्या कहते हैं, हम गूगल हिंदी से टाइप करते हैं तो वो कुछ गलती रह जाता है, तो पढ़ते जाता हूँ तो इससे आप लोगों को समझने में भी फ़ायदा पहुँचेगा। और एग्ज़ामिनेशन के समय 2-3 बार वीडियोस देख लेना, सुन लेना, तो एग्ज़ामिनेशंस लिखा जाएगा अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, भूमिका से स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, भूमिका से स्टार्ट करते हैं। भारतीय विदेश नीति की उत्पत्ति 15 अगस्त 1947 ईस्वी से हुई है, लेकिन इसके पूर्व भारत की विदेश नीति पर अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका था। ब्रिटिश शासन काल में भी यहाँ की विदेश नीति थी, लेकिन वह ब्रिटिश सरकार की थी, भारत की नहीं। पेरिस शांति समझौते में भारत को भी आमंत्रित किया गया था। इसका संबंध राष्ट्र संघ से भी था, लेकिन इसमें अंग्रेजों का हाथ था और उन्हीं लोगों के द्वारा विदेश नीति का निर्माण किया गया था, भारतीयों के द्वारा नहीं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। वस्तुतः भारत की विदेश नीति 15 अगस्त 1947 ईस्वी से शुरू हुई, लेकिन भारत की विदेश नीति विंगत अनुभव के आधार पर आधारित है। कांग्रेस ने स्वतंत्र भारत के पूर्व में ही अनेक प्रस्तावों को विदेश नीति के संबंध में पारित किया था, लेकिन उनका क्रियान्वयन 15 अगस्त 1947 ईस्वी से हो सका। इसलिए यह कहना उचित है कि भारत की विदेश नीति 15 अगस्त 1947 ईस्वी से निर्मित और व्यवहार में है। भारतीय विदेश नीति का इतिहास अति प्राचीन है। महाभारत और रामायण में इसकी झलक मिलती है। वसुधैव कुटुंबकम से ही यह सिद्ध होता है कि हम लोग ने संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार माना है। महावीर और बुद्ध देव ने शांति, अहिंसा और भ्रातृत्व का नारा लगाया। ठीक है, हम लोग जो है सो पूरी पृथ्वी को ही एक अपना परिवार मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारतीय विदेश नीति के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनको देखेंगे। भारतीय विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। इसमें आपका पहला है पॉलिसी ऑफ पीस, यानी शांति की नीति। भारतीय विदेश नीति का पहला सिद्धांत शांति है। भारत विश्व शांति में विश्वास रखता है, इसलिए वह संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और उसका अनुयायी भी। अनेक बार संयुक्त राष्ट्र के संविधान चार्टर के रिवीजन के लिए प्रस्ताव लाया गया, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आना नहीं चाहता था। भारतवासी शांति के प्रेमी हैं। इसका सबसे मूल कारण यह है कि भारत को स्वतंत्रता शांतिपूर्ण तरीके से मिला। यहाँ शांति की परंपरा बहुत पुरानी है। महावीर, बुद्ध, अशोक, महात्मा गांधी की भूमि है जहाँ हिंसा का नामो निशान नहीं है और वे शांति को एक महान शस्त्र समझते हैं। इसके अतिरिक्त भारत प्रारंभ से ही आध्यात्मवाद का जनक रहा है। ऐसी स्थिति में भारत कैसे हिंसा की नीति का अनुसरण करता? 2-4 बार वीडियो सुनोगे ना तो जो मेन चीज़ है, जिस्ट है, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा और वहाँ लिखा जाएगा। उस समय
चलेगा आपके दिमाग में। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित था, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। भारत के पास इतना शस्त्र नहीं था कि वह इन दोनों गुटों से लड़ सके, इसलिए शांति का मार्ग अपनाना ही अच्छा समझा गया। कोरियन युद्ध में भारत ने मध्यस्थता का कार्य किया, जिसके फलस्वरूप वहां शांति की स्थापना हुई। भारत तटस्थ राज्य का अध्यक्ष था। उसने भारत चीन समस्या का समाधान किया। निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत सदा हाथ बटाता रहा। बांग्लादेश पर पाकिस्तानी सेना द्वारा नृशंस हत्या करने पर भारत ने अपनी सेना को भेजकर वहां की जनता को स्वतंत्रता दिलाया और वहां पर भी शांति की स्थापना की गई। इससे भारत के प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई। उपयुक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि जहां भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अशांति का वातावरण पैदा हुआ, वहां पर भारत ने शांति की नीति की नींव डाली। इस तरह भारतीय विदेश नीति का मूल उद्देश्य विश्व को शांति के मार्ग पर अग्रसर करना। ठीक है। आज भी जो है सो जो यूएनओ है आपका, उसमें जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें भारत अपनी सेनाएं भेजता है। भारत की सेना उसमें रहती है पीस कीपिंग फोर्स में, जो कि दुनिया में जहां भी कुछ भी ट्रबल हो रहा है वहां पर जो है पीस कीपिंग फोर्स जाती है यूएनओ की और वहां पर काम करती है। ठीक है। बीच बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोल दूंगा, लेकिन क्या कहते हैं नोट्स में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो इसके लिए वीडियोज़ स्किप करके ना देखें, कोई भी पूरा वीडियो देखें। सेकंड, डायनामिक न्यूट्रलिटी, गतिशील तटस्थता। भारतीय विदेश नीति का दूसरा सिद्धांत गतिशील तटस्थता है। तटस्थता का अर्थ यह है कि जब दो राष्ट्र आपस में युद्ध कर रहे हैं तो भारत किसी का भी पक्ष नहीं लेगा। ठीक है, किसी का भी पक्ष नहीं लेगा, लेकिन कौन राष्ट्र दोषी है इस पर निर्णय देने में वह पीछे नहीं रहेगा। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया जैसी समस्याओं पर भारत ने अपना मत स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। नेक्स्ट आपका थर्ड, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो वो ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, अपने फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। असंलग्नता या गुट निरपेक्षता की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, असंलग्नता तटस्थता की नीति का प्रतिफल है। अब जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो विश्व पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों में बटा हुआ था। ऐसी स्थिति में वह ना तो पूंजीवाद और ना साम्यवाद का ही समर्थन कर सकता था। दूसरी ओर साम्यवाद हिंसा में विश्वास रखता है, भारत उसे भी स्वीकार नहीं कर सकता था। इन्हीं कारणों से भारत ने विदेश नीति के क्षेत्र में असंलग्नता की नीति को अपनाया। ठीक है, कि हम जो है सो न्यूट्रल रहेंगे, किसी के साथ संलग्न नहीं होंगे। इसके अनुसार भारत ना तो किसी गुट में सम्मिलित होगा, ना युद्ध में किसी का पक्ष लेगा। ठीक है, 22 जुलाई 1931 ईस्वी को केसकर ने मद्रास में व्याख्यान देते हुए कहा था कि भारत का किसी गुट में सम्मिलित होने का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को खतरे में डालना, विश्व संघर्ष का मार्ग प्रशस्त करना और अपनी विदेश नीति के उद्देश्य को समाप्त करना। ये कोटेशन मैंने लिखा है केसकर का। ठीक है, केसकर का, इनको क्या कहते हैं एग्जाम में लिखिएगा। भारत का आर्थिक विकास विदेशी ऋण पर भी निर्भर है, अतः वह दोनों गुटों से ऋण लेकर अपना आर्थिक विकास कर सके, इसलिए भी यह आवश्यक था कि वह तटस्थता और असंलग्नता की नीति अपनाए। लेकिन 1949 ईस्वी में नेहरू ने यह घोषणा की थी, अगर स्वतंत्रता और प्रजातंत्र खतरे में रहेगा तो वैसी स्थिति में भारत तटस्थ नहीं रहेगा। ठीक है, ये नेहरू जी ने बोला था। नेहरू के इस व्याख्यान से यह स्पष्ट है कि साधारण स्थिति में भारत तटस्थता और असंलग्नता की नीति अपनाएगा, लेकिन स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए वह अपनी तटस्थता को छोड़ सकता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका, भारत उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद का विरोधी।
भारत उपनिवेशवाद, जातिवाद, रंगभेद नीति तथा साम्राज्यवाद का कट्टर आलोचक है। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को स्वतंत्र करने में भारत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसने इंडोनेशिया तथा घाना की स्वतंत्रता का स्वागत किया, लेकिन 1954 ईस्वी में जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर यहाँ कर होगा अपना आधिपत्य जमा लिया और रूस ने जब हंगरी में हस्तक्षेप किया तो भारत अपनी नीति का अनुसरण नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू थे प्राइम मिनिस्टर, हिंदी चीनी भाई भाई कर देते थे। शेष अवसरों पर भारत ने रंगभेद नीति, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की कटु आलोचना की है। ठीक है, रशिया के साथ भारत जो है वो क्या कहते हैं, थोड़ा ये हो जाता है, नहीं कर पाता है, क्योंकि हमेशा रशिया जो है वो इंडिया को सपोर्ट किया है। ठीक है, अब भारत जो है सो जो मोदी सरकार की जो मोदी सरकार है वो अपनी विदेश नीति में बहुत एक्टिवनेस लाई है। और अब हम लोग जो है सो चाइना से भी फाइट कर रहे हैं, पाकिस्तान से फाइट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत की आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। किसी भी देश की विदेश नीति आर्थिक नीति पर आधारित होती है। ठीक है, क्योंकि पूरा दुनिया जो है वो इकोनॉमी का खेल है। जिस देश की इकोनॉमी अच्छी रहेगी वो देश पावरफुल रहेगा विश्व में। इसीलिए जब फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है तो किसी भी तरीके का ये नहीं देखा जाता है, सिर्फ इकोनॉमी देखी जाती है। अमेरिका क्या बोलता है? अमेरिका बोलता है कि हमारे लिए कोई भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं है। ठीक है, जिससे हमको फ़ायदा मिलेगा हम उसके दोस्त हैं, जिससे हमको नुकसान होगा हम उसके दुश्मन हैं, सीधा सीधी। ठीक है, तो कोई भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी बनती है वो उसके इकोनॉमी पर निर्भर करता है। ठीक है, कि वो क्या कहते हैं, आर्थिक नीति किस तरीके का अडॉप्ट करता है। जैसा कि 4 दिसंबर 1947 को नेहरू ने कहा था कि विदेश नीति स्वतः आर्थिक नीति का परिणाम है। ठीक है, अगर आपके यहाँ आपका क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी अच्छा है तो आपका आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। भारत बिना किसी बंधन के अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया जैसे राज्यों से ऋण ले रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सैनिक संधि कर ली थी। ठीक है, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं बहुत हद तक विदेशी ऋण पर आश्रित थी, वर्ल्ड बैंक इसको देता था। उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे सिद्धांत को अपनाया है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उद्योग धंधे काम करते हैं। मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी लगी थी और पब्लिक इंडस्ट्री भी। ठीक है, गवर्नमेंट भी इंडस्ट्रीज़ लगाती थी और प्राइवेट जो घराने थे, अंबानी हुआ, अडानी हुआ, वो सब फैमिली भी इंडस्ट्रीज़ लगा रही थी। इस प्रकार भारत का आर्थिक विकास योजना विदेशी ऋण, मिश्रित अर्थव्यवस्था आदि पर मूलतः आधारित है। मेन पॉइंट इसमें से कॉपी में नोट कीजिएगा, जो पूरा नोट्स नहीं लिखते हैं। और मेन पॉइंट्स नोट करने के बाद 2-4 बार वीडियोस सुन लेना, हेडफोन लगा करके आराम से दिमाग में सेट हो जाएगा सब कुछ। वहाँ कॉपी में 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज से ज़्यादा लिख के आओगे। नेक्स्ट, छठा, भारत और राष्ट्रमंडल। भारत राष्ट्रमंडल का एक सदस्य है। जब भारत को स्वतंत्र किया जा रहा था उसी समय यह कहा गया कि वह यदि चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं भी रह सकता है, लेकिन भारत ने इसका सदस्य बना रहना पसंद किया। राष्ट्रमंडल की परिभाषा इस प्रकार दिया गया है: द कॉमनवेल्थ में बी डिफाइंड एज अ फ्री कॉपरेशन एमंग फ्री, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट मेंबर्स इन द परस्यूट ऑफ पीस, लिबर्टी एंड प्रोग्रेस। मेनली कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का जो संगठन है वो मेनली वो राष्ट्र इसमें आते हैं जो कि ब्रिटेन के किसी समय में उपनिवेश थे और उनसे स्वतंत्रता प्राप्त किए हैं। लेकिन अब जो है इसके मेंबर्स जो हैं वो लोग भी बन रहे हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं भी रहे थे। ठीक है, इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वतंत्र राज्य आपस में आर्थिक विकास के लिए एकत्रित होते हैं। पहले इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल कहा जाता था,
लेकिन अब इसे केवल राष्ट्रमंडल कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल क्यों कहा जाता था और अब सिर्फ राष्ट्रमंडल क्यों कहा जा रहा है। यह राष्ट्रमंडल अमेरिका और रूस के बीच में संतुलन स्थापित करता है। एक लेखक ने के शब्दों में, यूनिटी ऑफ कॉमनवेल्थ इज बेस्ड अपॉन अ कॉन्विक्शन ऑफ म्यूचुअल, ये सब कोटेशन एग्जामिनेशंस में लिखना बेनिफिट होगा, म्यूचुअल एडवांटेजेस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंक्रीजिंग जेन्युइन फ्रेंडशिप। गोवा में ब्रिटिश दृष्टिकोण को देखते हुए तथा यूरोपियन कॉमन मार्केट में ब्रिटिश का रुख भारत के विपरीत था, इसलिए विरोधी दलों ने भारत को राष्ट्रमंडल में से सदस्यता हटा लेने की मांग की थी, लेकिन आगे चलकर स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि भारत 1947 को आज़ाद हुआ था, गोवा उसके बाद जो है सो आज़ाद करवाया गया था भारत के द्वारा, सैनिक कि ये न वहाँ पर जो है सो क्या बोलते हैं, ब्रिटेन जो है सो साथ नहीं दिया था भारत का। नेक्स्ट आपका पॉइंट है सह-अस्तित्व का सिद्धांत एवं पंचशील। भारत सह-अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास रखता है। उसका कथन है कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं विश्व में स्थापित रहेंगी। इसके साथ ही 1955 ईस्वी में बुंडुंग सम्मेलन में नेहरू और चाउ एन लाई ने पंचशील जैसे सिद्धांत में विश्वास प्रकट किया। 1972 ईस्वी में ख्रुश्चेव ने भी सह-अस्तित्व के सिद्धांत का समर्थन किया, जिसके कारण चीन से उसका विरोध हुआ। माओ त्से तुंग ने भी कहा है, एक साथ अनेक फूलों को खिलने दो। इस प्रकार विश्व के विभिन्न राष्ट्रों ने सह-अस्तित्व के सिद्धांत और पंचशील में विश्वास प्रकट किया है। भारत भी उसका समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण आस्था रखता है। वह क्षेत्रीय संधि, सीटो, नाटो और बगदाद संधि में अविश्वास प्रकट करता है। बुल्गनीन ने भी भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की है। उसके शब्दों में, द सोवियत पीपुल हाईली अप्रिशिएटेड इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द काउज ऑफ पीस। ठीक है, शांति स्थापित करने में जो भारत की जो सहयोग होता है, भारत का जो सहयोग होता है वो बहुत अच्छा होता है। भारत ने चीन को संयुक्त राष्ट्र में स्थान दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष किया, लेकिन चीन से उसका संबंध हमेशा ठीक नहीं रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूएन में जो वीटो है वो भारत को ऑफर हुआ था, लेकिन उस समय जो है सो हिंदी चीनी भाई भाई बोल करके चाइना को वीटो दे दिया गया, और वो क्या कहते हैं, हमारे फॉरेन पॉलिसी की सबसे कमज़ोर कड़ी थी। नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य। भारतीय विदेश नीति के निम्नलिखित लक्ष्य हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करना। दूसरा है मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना। तीसरा है भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए साधन और परिस्थितियां जुटाना। चौथा है विश्व में चल रहे अन्य देशों के पारस्परिक संघर्षों से भारत को पृथक रखना। पांचवा है प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना। नेक्स्ट है नस्लीय भेदभाव के अंत का प्रयत्न और मानवीय अधिकारों का प्रतिपादन करना। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद का, चाहे वह कहीं भी किसी रूप में हो, उग्र विरोध करना। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना का विरोध करना। उपनिवेशवाद जो है वो आज के टर्म में हम लोग देखेंगे तो आज के टर्म में जो है सो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म है। ठीक है, टर्म कॉल्ड इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। आज के समय में इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म होता है जहाँ पर एक राष्ट्र जो है वो दूसरे राष्ट्र को खूब सारा पैसा देता है फॉर द डेवलपमेंट, और वो राष्ट्र जो है उस पर इंटरेस्ट लगाता है, और जब वो राष्ट्र जो है उसको इंटरेस्ट और वो पैसा नहीं वापस कर पाता है तो ऑन डैट केस वहाँ पर जो है वो राष्ट्र जो है कोई ना कोई चीज़ 99 साल की लीज पर, 100 साल की लीज पर उस देश को यूज़ करने के लिए दे देता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म है।
नेक्स्ट है उन देशों की जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित हो। नेक्स्ट है आपका सैनिक गुटबंदियों और सैनिक गठबंधनों से अपने आप को पृथक रखना। उपयुक्त तत्वों के स्पष्टीकरण से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय विदेश नीति में मैत्रीपूर्ण संबंधों, शांति और समानता के सिद्धांतों तथा विश्व में सामुदायिक भावना के विकास संबंधी प्रयत्नों को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। स्वतंत्र भारत के न्याय के सिद्धांत के आधार पर सभी देशों के साथ सहयोग एवं सद्भावना की नीति पर चलने का निश्चय किया है और इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति के मुख्य शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति के 3 आधार बताए थे: शांति, मित्रता और समानता। और तब से लेकर आज तक भारत इसी मार्ग पर अनवरत बढ़ता आया है तथा शांति, मित्रता और समानता का संदेश देकर विश्व में सामुदायिक भावना का विकास कर रहा है। नेक्स्ट है आपका मेरिट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद जो क्या कहते हैं आपका एक टॉपिक है जो कि है डिटर्मिनेंट्स यानी कि निर्धारक तत्व इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, वो उस पर मैं एक वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर भी मैं वीडियो सोच रहा हूँ दे दूँ। अगर वो वीडियो भी आएगा तो उसमें भी आप जो है सो ये मेरिट्स और डीमेरिट्स और आपका सजेशंस, कंक्लूजन डाल करके आप उसको जो है सो बढ़ा सकते हो। ठीक है, मेरिट्स देखते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित आधार पर भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की है। पहला, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र नीति है, यह किसी भी गुट पर आश्रित नहीं है। सेकंड, भारतीय विदेश नीति शांति पर आधारित है, यह युद्ध में विश्वास नहीं करता है। थर्ड, भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध में नारा लगाया, जिसके फलस्वरूप अनेक औपनिवेशिक राज्य स्वतंत्र हुए। फोर्थ, छोटे छोटे राज्य भी भारत की विदेश नीति से प्रेरणा ले रहे हैं। फिफ्थ, भारतीय विदेश नीति निशस्त्रीकरण में विश्वास प्रकट करती है। सिक्स्थ, एशिया और अफ्रीका के छोटे छोटे राज्य बिना किसी बंधन के आर्थिक सहायता लेने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। सातवां, भारत ने बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में मदद किया है, जैसे कोरियन युद्ध में बंदी बनाए गए कैदी तथा भारत चीन समस्या आदि। नेक्स्ट है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति की आलोचना। भारतीय विदेश नीति की आलोचना निम्नलिखित रूप से की गई है। पहला है अगेंस्ट पीस, शांति के विरुद्ध। आलोचकों का कहना है कि भारत अपने को शांति का मसीहा घोषित करता है, लेकिन जूनागढ़, कश्मीर और गोवा में उसने शक्ति का प्रदर्शन किया है जो उसकी शांति नीति का खंडन करता है। सेकंड, गतिशील तटस्थता एवं गुटनिरपेक्षता के विरुद्ध। भारत ने गतिशील तटस्थता और गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है। आलोचकों ने इसे अवसरवादी की नीति कहा है। ठीक है, ये एक तरीके से अवसरवादी नीति भी है, क्योंकि अमेरिका और इधर सोवियत यूनियन, किसी के साथ हम नहीं रहेंगे। इधर से जो मदद आएगा वो भी ले लेंगे, इधर से जो मदद आएगा वो भी ले लेंगे, और बोलेंगे हम ना इसके साथ है ना इसके साथ है, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अराजकता फैलती है। जैसे 1902 ईस्वी में इंग्लैंड जापान के प्रति तटस्थ था, जिसके कारण 1904 ईस्वी में रूस और जापान युद्ध हुआ। उसी प्रकार 1914 ईस्वी में अमेरिका एक तटस्थ राज्य था, लेकिन बाद में उसने पश्चिमी राष्ट्रों का साथ दिया। अगर उसने घोषणा की होती तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता। ठीक है, अगर वो पहले ही घोषणा कर देता है अमेरिका कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ हैं, तो ऑन डैट केस क्या कहते हैं, युद्ध होता ही नहीं। 1939 ईस्वी में भी उसने इसी सिद्धांत को अपनाया। अतएव तटस्थता और असंलग्नता की नीति से शीत युद्ध उत्पन्न होता है।
नेक्स्ट है आपका फेल्योर ऑफ इंडिया इन सॉल्विंग हर प्रॉब्लम्स। भारत दूसरे राष्ट्रों की समस्याओं के समाधान में अभिरुचि लेता है, लेकिन वह कश्मीर समस्या, भारत पाक समस्या और चीन भारत सीमा जैसी समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं कर सका है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर भारतीय विदेश नीति की आलोचना की गई है। नेक्स्ट हम लोग इसका कंक्लूजन पार्ट देखेंगे। जब डिटर्मिनेंट्स का वीडियो लाऊंगा तो उसमें मेरिट्स और क्रिटिसिज्म यहाँ से भी आप पहले ही से पढ़े रहोगे तो बढ़िया रहेगा। उसमें क्या डाल करके आप उस आंसर को बड़ा कर सकते हो, क्योंकि वहाँ तो 4 ही लॉन्ग लिखना है आपको। कंक्लूजन, निष्कर्ष। वस्तुतः यदि वर्तमान संदर्भ में भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन किया जाए तो पता चलेगा कि उसकी नीति बहुत हद तक यथार्थ है, क्योंकि विदेश नीति के निर्माण में भौगोलिक, आर्थिक और सैनिक आदि शक्तियों का हाथ रहता है। तटस्थता और असंलग्नता की नीति समय की मांग है। ठीक है, कि परिस्थिति जैसा रहेगा, जिस तरीके का समय रहेगा, उस तरीके से हम तटस्थ होंगे या असंलग्न रहेंगे। ठीक है, किसी भी एक गुट में सम्मिलित होने का अर्थ था असंख्य लोगों की हत्या। इंदिरा गांधी ने रूस से जो युद्ध नहीं करने की संधि की है वह अस्थायी है। पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए विदेशी ऋण का होना आवश्यक है। विदेश नीति व्यक्ति, सेना और समय पर आधारित है। व्यक्ति और सेना स्थिर है, जबकि समय में कुछ परिवर्तन हुआ है। वह भी चीन और पाकिस्तान से संबंध बिगाड़ने के कारण उपस्थित समस्याओं से निपटने के लिए भारत ने रूस से संधि कर अपनी नीति को लचीला बना लिया है। इस वर्तमान युग में भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की जा रही है। जब कभी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कोई समस्या आ खड़ी होती है तो भारत के विचार को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इंदिरा गांधी को बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में उसकी विदेश नीति को सफलता प्राप्त हुई। इसके साथ ही रूस के साथ संधि मित्रता भी इसकी सफलता का परिचायक है। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, इंग्लैंड और अन्य राष्ट्र भारत के इस तरह की विदेश नीति से भयभीत हो रहे हैं। मार्च 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की नई सरकार केंद्र में बनी, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री हुए। भारत की विदेश नीति ज्यों की त्यों रही। कांग्रेस सरकार द्वारा निर्मित विदेश नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। मोदी सरकार में भारत की विदेश नीति काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। आज भारत विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि भारत की विदेश नीति स्पष्ट, व्यवहारिक और सत्यता पर आधारित है। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा। अगर बेनिफिट मिला होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। मैं राजदेव गुप्ता।